सभी साथियों को, हमारे प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं नीतू गर्ग आप सबका हमारे चैनल लर्न एट होम विद नीतू गर्ग पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 लेसन नंबर 2 वन और वन्य जीव संसाधन का भाग 1 करेंगे। हमारे लेसन का नाम क्या है? वन और वन्य जीव संसाधन। हम वनों की बात करेंगे, वन जीव वन्य जीव अर्थात सिर्फ जीव नहीं बल्कि पेड़ पौधे सबकी बात करेंगे। देखिए, हमारा जो पूरा पर्यावरण है वो किससे बना है? जैव विविधता से। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु और पौधों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए आप एक हरियाणा का, कोई पंजाब का, उत्तर प्रदेश का कोई भी क्षेत्र ले लीजिए और उसमें पंजाब हरियाणा में कोई क्षेत्र विशेष ले लीजिए, उसमें जितने प्रकार के अलग अलग जंतु और पौधे पाए जाते हैं उन सबसे क्या बनती है? उस क्षेत्र की जैव विविधता बनती है। जैव विविधता अर्थात अलग अलग प्रकार के, विविध प्रकार के जीव और पौधों का होना जैव विविधता कहलाता है। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु और पौधों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आता है। फिर है पारिस्थितिक तंत्र। पौधे, जीव जंतु और भौतिक पर्यावरण को, देखिए पौधे, सभी जीव जंतु और भौतिक पर्यावरण के सामूहिक रूप से बनता है पारिस्थितिक तंत्र। तीनों को मिलाने से, पौधों को, जीव जंतुओं को और भौतिक पर्यावरण को, किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले जीव और पर्यावरण जो है उनके आपसी संबंधों का अध्ययन, कि जीव, पौधे और पर्यावरण ये सब आपस में मिलकर कैसे रह रहे हैं, इनका अध्ययन जो है वो पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। उसके बाद है, देखिए चित्र जिसमें ये बताया गया कि कैसे पौधे, एनिमल्स और एनिमल से मिलने वाली ये सारी चीजें, ये पौधों से मिलने वाली सारी चीजें और ये हमारा मानव किस प्रकार से सारे पर्यावरण के साथ, सारे जीवों के साथ, सारे पौधों के साथ और पूरे पर्यावरण जो हमारा भौतिक पर्यावरण है उसके साथ मिलजुल कर रहता है, उसे क्या कहा जाता है? जैव विविधता। फिर हम पढ़ेंगे जैव विविधता के अंदर क्या क्या शामिल है। जैव विविधता के अंदर सभी सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु, ऐसे बैक्टीरिया इवन कि जिन्हें हम अपनी डायरेक्ट आंख से देख नहीं सकते, उन्हें सूक्ष्म दर्शी जैसी मशीनों से देखना पड़ता है। ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जैसे कि कोई जोक से लेकर बड़े से बड़ा पेड़ पौधा, वट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों जीवधारियों से हमारा जो वातावरण है, हमारा पर्यावरण है, ये भरा हुआ है। मानव और सभी जीव मिलकर क्या करते हैं? एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। हम सब मिलकर एक बिल्कुल जटिल, जैसे कि हमने पीछे भी देखा था, ये देखिए कि किस प्रकार से ये सारा जो है ये एक जटिल जो है पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण जीवों ने और मानवों ने किया है। आगे है, हम इसका मात्र एक हिस्सा है। इस पारिस्थितिक तंत्र का जो बहुत जटिल है, इसका हम एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए हम इस पर, इस जटिल पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर करते हैं। हमसे ये पारिस्थितिक तंत्र नहीं है बल्कि हम तो इस जटिल पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा हैं। बढ़ते हैं आगे। वायु, जल और मृदा के, जिसके बिना, वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल जिससे हम पानी पीते हैं, मृदा जिसमें हम अपने पेड़ पौधे उगाते हैं, फसलें लेते हैं, जिसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते, इसका निर्माण पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव करते हैं। अर्थात वो चीजें जिनके बिना हम नहीं रह सकते, उनका निर्माण पौधों ने, पशुओं ने और सूक्ष्म जीवों ने किया है।
फिर है वन पारिस्थितिक तंत्र का, वन वन भी पारिस्थितिक तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात मतलब पेड़ पौधे, और प्राणी जात मतलब सभी जीव जंतु। जैव विविधता के मामले में भारत एक संपन्न देश है। देखिए, तो हमने सबसे पहले किसकी बात की थी? जैव विविधता की। किसी भी क्षेत्र विशेष में जब अलग अलग प्रकार के, विविध प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के, एक प्रकार के नहीं, बहुत सारे प्रकार के, तो उसे जैव विविधता कहते हैं। और भारत इस मामले में बहुत संपन्न है, अर्थात भारत में बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। विश्व की लगभग सभी प्रजातियों में से 8%, जो कि लगभग 16 लाख प्रजातियां बनती हैं, भारत में पाई जाती हैं। अब भारत में ही 16 लाख प्रजातियां हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि पूरे विश्व में टोटल कितनी प्रजातियां हो सकती हैं? टोटल में भी हम लगभग ही लेंगे, क्योंकि लाखों से ऐसी जातियां हैं जो हमें पता ही नहीं, प्रजातियों का पता ही नहीं, ना पेड़ पौधों में, ना ही जीव जंतुओं में। फिर भी एक आइडिया लगाइए कि अगर पूरे विश्व की 8% अर्थात 16 लाख प्रजातियां भारत में हैं, तो विश्व में कितनी होंगी? बताइए जरा। विश्व में लगभग 2 करोड़ प्रजातियां मिलेंगी। लुप्त प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में है, एक अनुमान के अनुसार भारत में 10% तो पौधे और 20% स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव क्या होता है? ऐसे जीव जिनके अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन उगते हैं, उन्हें स्तनधारी जीव कहते हैं। ठीक है, तो उनके लुप्त होने का खतरा है। चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, इवन के पौधे जिनमें से एक महुआ की जंगली किस्म, और हुबर्डिया हेप्टान्यूरान, ये क्या होता है? घास की प्रजाति होती है। ये अच्छी तरह से कर लीजिए, क्योंकि ना ज्योग्राफी में मैंने यही पाया है कि हम, हमारी सोच से बहुत ऊपर के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हमें बड़ी गहराई से एक एक शब्द का अर्थ समझना होगा। हुबर्डिया हेप्टान्यूरन क्या है? मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, तब हमें बताना होगा कि घास की एक प्रजाति है। इन सब के लुप्त होने का खतरा है। फिर हम बात करेंगे भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात की संख्या की, जो लुप्त होने की कगार पर है। भारत में जो लुप्त होने की कगार पर है, उनमें से 79 अर्थात 79 तो स्तनधारी हैं, 44 पक्षी, 15 सरीसृप, सरीसृप मतलब सांपों की कैटेगरी में आते हैं, 3 उभयचर। बताइए उभयचर क्या होते हैं? ऐसे जीव जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। और 1500 पादप प्रजातियां, पादप का अर्थ है पौधे वाली प्रजातियां, जो है लुप्त होने की स्थिति पर, अर्थात वो जल्दी ही खत्म हो सकती हैं। और लुप्त होने का अर्थ होता है जो अब जिस स्थान पर कोई जीव या पौधा अमूमन पाया जाता है और वो वहां से गायब मिलता है, उसकी एक भी प्रजाति वहां नहीं मिलती, तो हम कहेंगे कि वो लुप्त प्रजाति में शामिल हो गया। ठीक है, तो उभयचर कितने? 3, सरीसृप कितने? 15, पक्षी कितने? 44, स्तनधारी 79, पौधर जाति, जो पादप जातियां हैं, पौधे की जातियां, वो 1500। प्राणी जात की अगर बात करें तो हम भारत में लगभग 81,000 से अधिक प्रजातियां हैं। और अगर वनस्पति की बात करें तो 47,000 से अधिक प्रजातियां हैं। एक बच्चे, ये एक प्रकार का पौधा नहीं है 47,000, 47,000 किस्म के, जो हमें पता है ऐसे पौधे हैं। 81,000 प्रकार के जीव जंतु, संख्या तो पता नहीं कितनी होगी, लेकिन ये तो प्रकारों की संख्या है। पुष्पी पौधों की स्थानीय प्रजातियां, जो पुष्प देने वाले पौधे हैं, उनकी संख्या भी 15,000 है। और जो पादप जातियां जिन पर लुप्त होने का खतरा है, वो 10, और जो स्तनधारी जिनके लुप्त होने का खतरा है, वो 20%। फिर हम बात करेंगे भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के अंतर्गत जो वन क्षेत्र है, उसकी भूमि भारत में कितनी है? वन क्षेत्र में देखिए कि जो वनों के अंतर्गत क्षेत्र है वो कितना है? 79.42 मिलियन हेक्टेयर, 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का फल का, हमारा भूगोलिक क्षेत्रफल कितना है?
82.8 लाख वर्ग किलोमीटर, उसका 12.2% है ये, जो वनों के अंतर्गत आता है। अब इसमें से अगर हम बात करें घने वन 12.2%, खुले वन जो है वो 9.14%, मैंग्रोव बहुत कम है 0.14%। 2013 में ना सघन वनों के अंदर 3,775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। ये अपने आप में बहुत ही रिमार्केबल बात है कि हम जब सारी दुनिया पेड़ पौधों को काटने में लगी हुई है, तब ऐसे में हमारे सघन का मतलब घने जंगलों में वृद्धि हुई है। और ये जो है हमारे पर्यावरणविदों का ही कमाल है, ये सारा श्रेय उनको जाता है। फिर हम बात करेंगे, बहुत प्यारा टॉपिक शुरू होने वाला है, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। याद कीजिए, अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, एक तो है प्राकृतिक संरक्षण और एक है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। यहाँ पर तो हमने क्या लिखा है, प्राकृतिक संरक्षण, और यहाँ हमने क्या किया, संसाधन ऐड कर दिया है, और एंड में क्या है, संघ। IUCN के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण। IUCN की फुल फॉर्म अक्सर आ जाती है अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। अच्छे से याद कर लीजिए, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। एक बार तो हमने सिर्फ प्राकृतिक संरक्षण बोलना, एक बार हमने साथ में संसाधन भी जोड़ा है। के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। कैसे? सबसे पहले सामान्य प्रजातियां मतलब जो आमतौर पर हमें देखने में मिल जाती हैं, ना ही हमें इनकी किसी प्रकार से कोई कमी फील होती है। जिस प्रजाति की जनसंख्या जीवित रहने के लिए सामान्य है, जो हमें प्रजाति जीव जंतु पौधे आम दिख जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसा लगता है इनकी कमी है, तो वो सामान्य प्रजाति में आते हैं। मवेशी, भैंस, साल, ये साल के पेड़ है, चीड़ के भी पेड़ इसी प्रकार से होते हैं। और कृंतक क्या होता है, रोडेंट्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में, इनके तीखे तीखे दांत होते हैं जिससे ये काट कर चीज को खाते हैं, तो ये रोडेंट्स हैं। ये सब हमें अमूमन और सामान्य रूप से दिखाई दे जाते हैं। उसके बाद है संकटग्रस्त प्रजातियां, वे प्रजातियां जिनके जो लुप्त होने की कगार पर है, मतलब जो खत्म हो सकती हैं, उन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। जैसे कि काला हिरण, ये वाला, मगरमच्छ और भारतीय जंगली गधा, जगह की कमी होती तो मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स ली है। मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, इसे ना लोएन टेल्ड मकाक भी बोलते हैं, मकाक भी कहते हैं इसे। शेर पूंछ, इसकी पूंछ देखिए, इसकी पूंछ जो है ना वो शेर के प्रकार की है, इसीलिए इसे शेर पूंछ वाला बंदर या लोएन टेल्ड मकाक बंदर को मकाक भी कहा जाता है, मकाक कहा जाता है। और शगाई, मणिपुरी हिरण, इसको मणिपुरी शगाई भी कह देते हैं। पेपर में आपसे पूछ भी सकते हैं कि मणिपुरी शगाई क्या है, ये हिरण की एक प्रजाति है। और ये सभी जो प्रजाति जिनकी हमने बात की है, ये क्या है, संकटग्रस्त है, अर्थात अगर इनकी संख्या ऐसे घटती है तो एक दिन ये लुप्त हो जाएंगी। उसके बाद है सुभेद्य, वनरेबल प्रजातियां। ये ऐसे जीव है, अभी तो ठीक है, लेकिन इनकी संख्या पिछले कुछ सालों में कम हो रही है, और अगर इनकी भी संख्या कम होती रही, इनकी संख्या कम हो रही है, और अगर ऐसे ही कम होती रही तो ये भी लुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। संकटग्रस्त भी लुप्त होने की कगार पे, ये भी अभी तो ठीक है, लेकिन इनकी संख्या घट रही है। इन्हें सुभेद्य प्रजातियां कहा जाता है। इसमें नीली भेड़, ये नीली भेड़ है। एशियाई हाथी, ये एशियाई, देखिए बड़े दांतों वाला एशियाई हाथी। और गंगेटिक डॉल्फिन, अर्थात गंगा की डॉल्फिन। यार आपको पता है कि हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो भी गंगेटिक डॉल्फिन है, और ये जीव जो है इनकी संख्या कम हो रही है, क्योंकि पर्यावरण के ऊपर जो मानवीय और अमानवीय कारकों की वजह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उस वजह से ये बहुत ही खूबसूरत जीव हो सकता है एक दिन अपना अस्तित्व खो दे। उसके बाद हम पढ़ेंगे दुर्लभ जातियां, जो बहुत कम मिलती हैं, और इनकी संख्या इतनी कम है कि ये संकटग्रस्त में पहुंच गई। और संकटग्रस्त वाली भी अगर कम होती चलेगी तो वो किसमें पहुंच जाएंगी, वो लुप्त में पहुंच जाएंगी। संकटग्रस्त को सुभेद्य भी कहते हैं, ठीक है, दुर्लभ भी कहते हैं।
किसी प्रजाति की संख्या इतनी कम है कि वो संकटग्रस्त होने का खतरा भी उस पर मंडराता रहता है। और ऐसी प्रजातियों को क्या कहते हैं? दुर्लभ। जैसे कि हिमालय का भूरा भालू, ये है हिमालय का भूरा भालू, ठीक है। एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी, ये रेगिस्तानी लोमड़ी है, इसको डेजर्टेड फॉक्स भी कहते हैं। और हॉर्न बिल जो कभी कभी नजर आता है, ये हॉर्न बिल है। और इनकी संख्या या ये जीव किसमें आते हैं? दुर्लभ प्रजातियों में। पेपर में आपसे पूछेंगे कि भूरा भालू किस कैटेगरी में आता है, एशियाई भैंस किसमें आती है, रेगिस्तानी लोमड़ी किसमें आती है, या हॉर्न बिल किसमें आता है। इसलिए आपको चित्र इसलिए दिखाया था कि आपको ध्यान रहे कि कौन सा हॉर्न बिल है, कौन सी जो है ये डेजर्टेड फॉक्स है, या फिर हिमालय का भूरा भालू। उसके बाद है स्थानीय प्रजाति, जो किसी स्थानीय क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। कुछ प्रजातियां ऐसी होती है कि वो वहीं मिलती हैं, उसी जगह पर मिलती हैं, बाकी जगह पर नहीं मिलती। तो जो प्रजातियां किसी खास क्षेत्र विशेष या भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है, तो ऐसी प्रजातियों को स्थानीय प्रजातियां कहते हैं। जैसे कि अंडमान टील, ये है अंडमान, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना जो हमारा, उसके अंडमान में ही ये टील मिलती है, इसलिए इसे अंडमान टील कहा जाता है। कितने प्यारे जीव है ये। फिर है निकोबारी कबूतर, ये निकोबार में ही मिलता है। इतना रंग बिरंगा ये कबूतर या पक्षी जो है, ये निकोबार में मिलता है। फिर है अंडमान के जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, ये अरुणाचल प्रदेश का मिथुन। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, हम इसको बैल कह के आ जाएंगे, लेकिन ये क्षेत्र विशेष है, ये स्थानीय प्रजाति है अरुणाचल प्रदेश की, और इसे अरुणाचल प्रदेश का मिथुन कहा जाता है। उसके बाद है लुप्त प्रजातियां, अर्थात जो प्रजाति अब नहीं पाई जाती या अपने क्षेत्र पर जहां पर वो पहले मिलती थी उस जगह पर वो नहीं मिली, उसे क्या कहते हैं? लुप्त प्रजाति। कोई कोई प्रजाति किसी खास स्थान, क्षेत्र, देश, महादेश या पूरी धरती से ही विलुप्त हो जाती है, जैसे कि एशियाई चीता, ये वाला, और गुलाबी सिर वाली बतख। पहले पहले होते थे, लेकिन आज ये कहीं नहीं मिले। जहां ये मिलने चाहिए, जहां ये पहले मिलते थे, देखो अगर कोई इसको छिपा के ही बैठ गया, बाद में निकाल के देखो जी मैं ये ले रहा हूँ प्रजाति, तो अलग बात है। लेकिन जिस क्षेत्र पर कोई जीव पहले मिलता था और अब वहां नहीं मिला, तो हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? लुप्त प्रजातियों की कैटेगरी में। ये क्या है? एशियाई चीता है, और ये गुलाबी सिर वाली बतख। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा वनस्पति जात, प्राणी जात के ह्रास के कारण क्या है। हमने सबसे शुरू में ही पढ़ा था कि 10% भारत के अंदर से वनस्पति जात और 20% जो है प्राणी जात खत्म होने की कगार पर है, मतलब ये लुप्त हो सकते हैं। तो कृषि कारण क्या है? कृषि में विस्तार, हमने जंगल काट दिए और वहां पर खेती करनी शुरू कर दी। अब तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो वनस्पति जात और प्राणी जात है उनका आश्रय छिन गया। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार, उनके आंकड़ों के अनुसार 1951 से 1980 के बीच 2,62,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदल दिया गया है, अर्थात वहां से वन हटाकर वहां पर खेती करनी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में के भूभाग को झूम खेती और पेड़ों की कटाई से नुकसान पहुंचा है। झूम की खेती में क्या होता है कि हम मान लीजिए हमने एक खेत लिया है, कोई जगह ली है, आज हमने इतने हिस्से पे खेती की, मुड़ के इसको जला दिया या इसको छोड़ दिया और अगले साल यहाँ खेती की, फिर इसको छोड़ दिया तो यहाँ खेती करनी शुरू कर दी, तो झूम की खेती हो गई। और इससे क्या होता है कि जो पिछली जगहें होती हैं या अगली जगह खाली पड़ी हैं, वो सब जगह वेस्ट चली जाती है। और पेड़ों की कटाई से भी हमारे वनों को नुकसान पहुंचा है। दूसरा पॉइंट है संवर्धन वृक्षारोपण। ये बेहद समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि संवर्धन वृक्षारोपण जो है वो क्या है। आप देख रहे हैं पेड़, यहाँ पर जो ये पेड़ है सभी ये एक ही प्रकार के है ना, सभी एक प्रकार के, ये साल के पेड़ है। तो क्या सारे साल के पेड़ अपने आप उगे थे? नहीं, हमने यहाँ से क्या किया कि विविध प्रकार के पेड़ पौधों को हटाकर वहां पर एक ही प्रकार के पौधे लगा दिए, ताकि इसकी लकड़ी को इमारती लकड़ी के तौर पर प्रयोग किया जा सके,
बिल्डिंग्स बनाने में इसका प्रयोग हो सके, फर्नीचर बनाने में प्रयोग हो सके, अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात क्या है कि हमने यहाँ से जैव विविधता को खत्म कर दिया, अलग अलग प्रकार के जो पौधे थे उनको नष्ट कर दिया। जब व्यवसायिक महत्व के लिए किसी प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है, एक प्रजाति के पादप लगाने शुरू कर दिया हमने, तो उसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को ही बढ़ावा दिया जा सके, लेकिन इससे दूसरी प्रजातियां जो थी, जिन्हें जो अपने आप उगती थी, जो हमारी जैव विविधता का हिस्सा थी, वो सबका अनुमूलन होता है, उनका अंत हो गया। मैंने खुद संवर्धन वृक्षारोपण के अंदर अपने जो हमारे घर है वहां आसपास हमारे खेतों में मैंने जो है पॉपुलर के पेड़ों को लगाते हुए और उनको बढ़ावा देते हुए देखा है। फिर हम बात करेंगे ह्रास के अगले कारण। इसमें है विकास परियोजनाएं। हम पीछे पढ़ के आए थे जंगलों वनों को काट कर कृषि करना, और दूसरा हमने पढ़ा था संवर्धन, जो था हमने क्या पढ़ा था, संवर्धन वृक्षारोपण। अब हम पढ़ेंगे विकास परियोजनाएं। आजादी के बाद से बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं चल रही हैं। जंगलों को इससे बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि विकास परियोजनाओं में क्या आएगा, नदी घाटी परियोजनाएं। तो इसके कारण नदी घाटी परियोजनाओं में क्या होता है कि हम जब नदी पर बांध बनाते हैं तो उसका बहुत सारा पानी जो है उस नदी घाटी के आसपास के जगह पर फैल जाता है, और उसकी वजह से वहां के जो जंगल है, वहां के पेड़ पौधे हैं, वो पानी में डूब जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। 1952 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक वनों का सफाया हो चुका है। दूसरा है खनन। खनन क्या होता है कि किसी मिनरल को, किसी खनिज को जमीन खोद कर निकालना, और इतना गहरे खोदते चले जाना कि वो जो जितनी भी ऊपरली सतह है जमीन की, मिट्टी की, खेती की, वो सब खत्म हो जाती है। खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में एक बक्सा टाइगर रिजर्व है। वहां पर देखिए, बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर डोलोमाइट का खनन हो रहा है, और ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये डोलोमाइट खनन ही के द्वारा ही निकाला गया। मतलब ये डोलोमाइट है और जमीन को खोद कर इस खनिज को निकाला गया, इस मिनरल को। इसका प्रयोग बहुत जगह पे होता है, केमिकल बनाने और केमिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये एक चूना पत्थर के समान इसको आप समझ सकते हैं, वहां पर भी इसका प्रयोग होता है, और हम इसको एक ऑर्नामेंटल के रूप में भी देखते हैं। इससे कुछ विशेष प्रकार के नग और पत्थर भी बनाए जाते हैं, और केमिकल रिएक्शन में इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है, और चूना पत्थर के रूप में भी ये कार्य करता है। फिर है संसाधनों का असमान बंटवारा। अच्छा, ये कहाँ पर, इसकी खुदाई कहाँ पर चलती रहती है, इसका खनन चलता है बक्सा, पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में। पर मुझे ज्यादातर क्वेश्चन पता क्या आता है कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ये डोलोमाइट का खनन कहाँ पर होता है, बक्सा टाइगर में। तो इस प्रकार के जब हम लेसन पढ़ ही रहे हैं तो हमें बड़ी गहराई से एक एक चीज पढ़नी है, ताकि हमारा कहीं पर भी कोई मार्क्स ना कटे। फिर है संसाधनों का असमान बंटवारा। अमीर और गरीब के बीच संसाधनों का बंटवारा हमेशा से ही असमान रहा है। संसाधन देखिए, संख्या में अमीर कितने, बेहद कम, और गरीब कितने, बहुत ज्यादा। लेकिन अमीर लोगों जो है वो संसाधन अधिक रखते हैं और उनका दोहन करते हैं अर्थात शोषण करते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको संसाधनों का बहुत कम हिस्सा मिलता है, और वो संख्या में अधिक है, इसलिए वे भी दोहन करते हैं। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, संसाधनों के असमान बंटवारे की वजह से पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचा। यदि ये बंटवारा समान होता तो शायद इनका इतना अधिक दोहन या इतना अधिक शोषण ना होता। फिर है संसाधन कम होने की वजह से समाज पर इसके कैसे प्रभाव पड़े, प्रतिकूल। प्रतिकूल का अर्थ क्या होता है, बुरे प्रभाव। जैव विनाश के कारण देखिए कितने प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के, उनका विनाश हो चुका है। बहुत सारे तो पेड़ पौधे हमें पता भी नहीं कि वो खत्म हो चुके हैं, जीव जंतु हमें पता भी नहीं वो खत्म हो चुके हैं। कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रही हैं, आर्थिक रूप से वे हाशिए पर पहुंच गए हैं। हाशिए पर पहुंचना था, इग्नोर हो गए हैं बिल्कुल, उनके पास अब पैसे भी नहीं रहे और एक सामाजिक सम्मान वाला जीवन भी नहीं रहा। मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय थे, जो मूल जातियों से और वनों से ही अपना घर पेट जीवन चलाते थे, अपना जीवन यापन करते थे।
दूसरा, संसाधन कम होने का बुरा प्रभाव जो है ना, वो महिलाओं पर बहुत अधिक पड़ा है। जैसे कि अब उन्हें ईंधन, चारा, पेयजल, पीने का जल और अन्य मूलभूत चीजों के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, और उनका जो जीवन है वो काफी ज्यादा इससे प्रभावित हुआ है। उनका संघर्ष और उनकी कठिनाइयां पहले से बहुत अधिक बढ़ गई हैं। फिर इन संसाधनों की कमी से महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। कुछ गांव में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को 10-10 किलोमीटर तक दूर चलकर जाना पड़ता है। वनोन्मूलन, क्या होता है वनोन्मूलन? पेड़ों की कटाई, बड़े लेवल पर पेड़ों की कटाई से बाढ़ और सूखा, दोनों ही आपदाएं जो है, प्राकृतिक विपदाएं, ये बढ़ जाती हैं। पेड़ काटने से अब बाढ़, क्योंकि अगर पानी को रोकने के लिए पेड़ नहीं रहेंगे, वर्षा को रोकने के लिए पेड़ नहीं रहेंगे, क्योंकि वर्षा की जड़ें भी ना बाढ़ को रोकती हैं, या फिर सूखा पड़ जाएगा क्योंकि पेड़ों से ही वर्षा होती है। तो ऐसी प्राकृतिक विपदाएं भी इसी वजह से बढ़ी हैं, क्योंकि हमने पेड़ों को मास लेवल पर काट दिया है, जिससे गरीबों को काफी कष्ट सहने पड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को वनोन्मूलन के कारण जीविका के नए साधनों को तलाश करने के लिए निकलना पड़ता है, और इस प्रक्रिया में उनकी जड़ें, अर्थात वो जिस गांव से, कल्चर से, स्थानीय प्रजाति, अपने समय से और अपने सभ्याचार से जुड़े थे, वो सारी जड़ें पीछे ही छूट जाती हैं, और उन्हें अपने पारंपरिक आवास और संस्कृति को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। वनोन्मूलन से, अर्थात पेड़ों की बड़े लेवल पर कटाई से सांस्कृतिक विविधता में भी कमी आती है। कुछ लोग अपने पारंपरिक तौर तरीकों से जीवन यापन करने के लिए जो वनों पर निर्भर रहते थे, वो भी अब उनसे छिन गया है। इस प्रकार आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर।